बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब का चंद मशकूक लुक़्मे खाना। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत अशरफ अली तानी रहमतुल्लाह अलैह के जलील क़दर उस्ताद थे और दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस थे, वो फरमाते थे कि एक मरतबा मैं एक दावत में चला गया और वहाँ जाकर खाना खा लिया। बाद में पता चला कि इस शख्स की मदनी मशकूक है। फरमाते हैं कि मैं महीनों तक इन चंद लुक़्मों की ज़ुल्मत अपने दिल में महसूस करता रहा और महीनों तक मेरे दिल में गुनाह करने के जज्बात पैदा होते रहे और तबीयत में ये जज्बा बार बार पैदा होता था कि फ़लाँ गुनाह कर लूँ, फ़लाँ गुनाह कर लूँ। हराम माल से ये ज़ुल्मत पैदा हो जाती है। ये जो आज हमारे दिलों से गुनाहों की नफ़रत मिटती जा रही है और गुनाह के गुनाह होने का एहसास ख़त्म हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा सबब ये है कि हमारे माल में हराम माल की मिलावट हो चुकी है। फिर एक तो वो हराम है जो कुला हराम है, जिसको हर शख्स जानता है। यानी एक तो वो हराम है जो कुला हराम है, जिसको हर शख्स जानता है कि ये हराम है, जैसे रिश्वत का माल, सूद का माल, जुए का माल, धोखे का माल, चोरी का माल वग़ैरह। लेकिन हराम की दूसरी किस्म वो हराम है जिसके हराम होने का हमें एहसास ही नहीं है, हालांकि वो भी हराम है। अगर वो हराम चीज़ हमारे कारोबार में मिल रही है, इस दूसरी किस्म की तफसील सुनिए। यानी मिल्कियत मुतय्यन होनी चाहिए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि मामलात चाहे भाइयों के दरमियान हो, बाप बेटे के दरमियान हो, शोहर और बीवी के दरमियान हो, वो मामलात बिल्कुल साफ़ और बेगुबार होने चाहिए और इनमें कोई गुबार ना होना चाहिए और मिल्कियतें आपस में मुतय्यन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ बाप की मिल्कियत है और कौन सी चीज़ बेटे की मिल्कियत है, कौन सी चीज़ शोहर की मिल्कियत है, कौन सी चीज़ बीवी की मिल्कियत है और कौन सी चीज़ एक भाई की है और कौन सी चीज़ दूसरे भाई की है। ये सारी बात वाज़ेह और साफ़ होनी चाहिए। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। चुनांचे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि भाइयों की तरह रहो लेकिन आपस के मामलात अजनबियों की तरह करो। मसलन अगर कर्ज़ का लेन देन किया जा रहा है तो इसको लिख लो कि ये कर्ज़ का मामला है, इतने दिन के बाद इसकी वापसी होगी। आगे फरमाया कि बाप बेटों के मुश्तरक कारोबार। आज हमारा सारा माशरा इस बात से भरा हुआ है कि कोई बात साफ़ ही नहीं। अगर बाप बेटों के दरमियान कारोबार है तो वो कारोबार वैसे ही चल रहा है, इसकी कोई वजाहत नहीं होती कि बेटे बाप के साथ जो काम कर रहे हैं वो आया शरीक की हैसियत से कर रहे हैं या मुलाजिमत की हैसियत से कर रहे हैं या वैसे ही बाप की मुफ्त में मदद कर रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। मगर तिजारत चल रही है, हो रही है, मिलें कायम हो रही हैं, दुकानें बढ़ती जा रही हैं, माल और जायदाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि किसका कितना हिस्सा है। अगर इनसे कहा भी जाए कि अपने मामलात को साफ़ करो तो जवाब में ये कहते हैं कि ये तो गैरत की बात है, भाइयों में सफाई की क्या ज़रूरत है या बाप बेटों में सफाई की क्या ज़रूरत है। इसका नतीजा ये होता है कि जब शादियां हो जाती हैं और बच्चे हो जाते हैं और शादी में किसी ने ज़्यादा खर्च कर लिया और किसी ने कम खर्च किया, या एक भाई ने मकान बना लिया, दूसरे ने अभी तक मकान नहीं बनाया, बस अब दिल में शिकायतें और एक दूसरे की तरफ से कीना पैदा होना शुरू हो गया और अब आपस में झगड़े शुरू हो गए कि फ़लाँ ज़्यादा खा गया और मुझे कम मिला। और अगर इस दौरान बाप का इंतकाल भी हो जाए तो इसके बाद भाइयों के दरमियान जो लड़ाई और झगड़े होते हैं वो लामुतनाही होते हैं, फिर इनके हल का कोई रास्ता नहीं होता। फरमाया कि बाप के इंतकाल पर मीरास की तकसीम फ़ौरन करें। जब बाप का इंतकाल हो जाए तो शरीयत का हुक्म ये है कि फ़ौरन मीरास तकसीम करो। मीरास तकसीम करने में ताख़ीर करना हराम है, लेकिन आजकल ये होता है कि बाप के इंतकाल पर मीरास
تقسیم نہیں ہوتی اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے اور بیٹیاں خاموش بیٹی رہتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں 10 سال اور 20 سال گزر گئے اور پھر اسی دوران کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا یا کسی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیسہ ملا دیا، پھر سال ہا سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھگڑے کڑے ہو گئے، اور جھگڑے ایسے وقت میں کڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے، اور جب وہ جھگڑے انتہا کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے گئے کہ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بیچارے ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شرکت تھی اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر رہے تھے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ، یہ ضرور سنیں، بہت اہم باتیں ہیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔